है कि हिंदू और मुसलमान में यहाँ खाई है। तो पलायन के लिए नाहिद हसन कैसे जिम्मेदार हो कि साहब भाजपा जो है वो ये कह रही है कि गुंडे और बदमाशों को जो जेल में हैं और जो बेल पे हैं उनको टिकट दिया गया है। अगर भाजपा अपने गिरेबान में झांके तो उनके तमाम योगी जी से लेकर के उप मुख्यमंत्री और यहाँ के तमाम लोकल मंत्री, चाहे सुरेश राणा हो, संजीव बालियान हो, संगीत सोम हो, यहाँ धामा जी हमारे बागपत से जो कैंडिडेट बनाए, ये सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। उनको वो हाईलाइट नहीं करते, बजाय इसके वो उस नाहिद हसन को हाईलाइट करते हैं जो यहाँ कैराना की जनता और इस जनपद में, यहाँ मुजफ्फरनगर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मसीहा हैं, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, उनको वो टारगेट करते हैं। और ये टारगेट उनका 2017 के बाद से हुआ है, जब से भाजपा की सरकार आई है। कैराना विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूं क्योंकि कैराना के बारे में बताया जा रहा है कि जिन लोगों को टिकट दिया वो अपराधी हैं, गैंगस्टर, न जाने क्या क्या आरोप उनके ऊपर नहीं लगाए जा रहे, क्योंकि इतिहास में पहली बार देश के गृह मंत्री जो हैं वो खुद डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए कैराना पहुंचे। और जब कल समाजवादी पार्टी ने अपने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट सार्वजनिक कर दी तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ट्वीट आना शुरू हो गया, जिसमें संबित पात्रा ने साफ तौर पर लिखा कि लिस्ट जो है वो नई है, पर अपराधी जो हैं वो पुराने ही हैं, क्योंकि कुछ प्रत्याशी जो हैं वो बेल पर हैं और कुछ प्रत्याशी जेल में हैं। साफ तौर पर उनका इशारा नाहिद हसन की तरफ था और साथ ही साथ आजम खान की तरफ। किस तरीके से लोग देख रहे हैं और नाहिद हसन किस तरीके की शख्सियत है, इसी को जानने के लिए और इसी की सच्चाई जानने के लिए इस वक्त हम कैराना में मौजूद हैं। मेरे साथ गांव के बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बातें नाहिद हसन साहब के लिए कही जा रही हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई है? सबसे पहले तो आपका कैराना में आने पर धन्यवाद। दूसरी बात, जो आपने शुरुआत में ही कहा कि साहब भाजपा जो है वो ये कह रही है कि गुंडे और बदमाशों को जो जेल में हैं और जो बेल पे हैं उनको टिकट दिया गया है। अगर भाजपा अपने गिरेबान में झांके तो उनके तमाम योगी जी से लेकर के उप मुख्यमंत्री और यहाँ के तमाम लोकल मंत्री, चाहे सुरेश राणा हो, संजीव बालियान हो, संगीत सोम हो, यहाँ धामा जी हमारे बागपत से जो कैंडिडेट बनाए, ये सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। उनको वो हाईलाइट नहीं करते, बजाय इसके वो उस नाहिद हसन को हाईलाइट करते हैं जो यहाँ कैराना की जनता और इस जनपद में, यहाँ मुजफ्फरनगर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मसीहा हैं, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, उनको वो टारगेट करते हैं। और ये टारगेट उनका 2017 के बाद से हुआ है, जब से भाजपा की सरकार आई है। 2017 के बाद से नाहिद हसन को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जब नाहिद हसन की गिरफ्तारी की जा रही थी, जब नामांकन के लिए वो जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो तस्वीर और वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर योगी पर भी हमला करते हुए कहा कि मैं योगी की तरह आरोपों से रोने वाला नहीं हूं। अवाम इस चीज को किस तरह से देख रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो खुल करके ये कहता हुआ दिखाई दिया कि गैंगस्टर प्रवृत्ति के हैं, इन्होंने पलायन के लिए हिंदुओं को खास तौर पर जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है मजबूर किया था। कितनी सच्चाई है जो डंके की चोट पर बोला जा रहा है? गोदी मीडिया के बारे में तो तमाम हिंदुस्तान जानता है और उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब आने वाली 10 मार्च को ज़रूर देगी। गोदी मीडिया की हालत तो ऐसी हो गई है कि वो किसी अच्छे भले लोगों को, वो कौन से ऐसे लोग हैं, चाहे आज़म खान जी हों, चाहे हमारे मुख्तार अंसारी हों या अतीक अहमद हों, इन सबको वो टारगेट करती है। लेकिन जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं उनके बारे में वो बात नहीं करना चाहती। रही बात ये कि जिस बात को आपने लिया है कि साहब नाहिद हसन यहाँ पलायन के लिए जिम्मेदार हैं, पलायन का मुद्दा यहाँ सबसे पहले 2014 में माननीय स्वर्गीय हुकम सिंह जी ने उठाया था और उन्होंने उठा करके एक लिस्ट यहाँ देने का काम किया था 373 लोगों की। उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि बीजेपी की सरकार थी, उसने भी यहाँ एसपी डीएम साहब से जांच कराई, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से जांच हुई,
फिर यहाँ लोकल जो सरकार हमारी समाजवादी पार्टी की यहाँ उस वक्त थी, उसने भी जांच कराई। एक भी परिवार यहाँ से पलायन के लिए जिस बात को आरोप लगा रहे थे नहीं मिला था। साथ में फिर हुकम सिंह जी ने 2017 के चुनाव में खड़े होकर के 15 में खड़े होकर के माफ़ी मांगने का काम किया था कि मैंने पलायन का मुद्दा हिंदू मुसलमान की उसके लिए नहीं, सिर्फ कानून व्यवस्था के बारे में मैंने कहा था। ये काम यहाँ पब्लिक को बुला करके माननीय हुकम सिंह जी ने खुद किया हुआ है। आप उनकी बाइट भी देख सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। क्योंकि इतिहास के पन्नों में पहली बार देश के गृह मंत्री जो हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए उतरे और उत्तर पश्चिम सीटों की जिम्मेवारी जो है खुद देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने उठा रखी है। कैराना आए, डोर टू डोर कैंपेन की, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि उन्होंने भी जाते जाते पलायन का मुद्दा उठाया। जो पलायन करवाने वाले थे वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे। मैं तो कैराना की जनता का और कैराना के शेर चौधरी नाहिद हसन का जलवा मानता हूं कि आज एक विधानसभा में हमारे देश के सबसे बड़े दिग्गज गृह मंत्री अमित शाह जी को डोर टू डोर कैंपेन करने आना पड़ा। और साथ में आप अगर देखेंगे जो उन्हीं की पार्टी की कैंडिडेट हैं मृगांका सिंह जी, वो पलायन के मुद्दे से हमेशा बचती आती हैं और वो ये नहीं कहती हैं कि पलायन यहाँ से हुआ है। आप उनसे कभी बात कीजिएगा, एक भी बाइट में उन्होंने या एक भी इंटरव्यू में उन्होंने पलायन की बात नहीं स्वीकारी है। और इसमें तो स्वीकारी नहीं है कि हिंदू और मुसलमान में यहाँ खाई है। तो पलायन के लिए नाहिद हसन कैसे जिम्मेदार हुए? पलायन के लिए नाहिद हसन कैसे जिम्मेदार होंगे? इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूंगा जिन लोगों ने पलायन किया था, क्योंकि ये बताने की कोशिश है कि इतना खौफ है कि नाहिद के डर से पलायन जो करके गए थे वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। क्या वो लोग वापस आ गए हैं जिसकी सच्चाई को दिखाना नहीं चाह रहे? मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार की थी उन पलायन करने वाले लोगों पे। जब उसमें क्लीन चिट है, उसमें कोई पलायन यहाँ से करके गया ही नहीं है। हाँ, ये आप भी जानते हैं कि अगर मोदी जी पलायन करके दिल्ली आ सकते हैं, योगी आदित्यनाथ वहाँ से उत्तराखंड से पलायन करके उत्तर प्रदेश गोरखपुर आ सकते हैं, तो यहाँ से लोग तरक्की के लिए अगर कोई गया है कैराना से, तो शामली गया है, दिल्ली गया है, पानीपत गया, तो वो अपनी तरक्की के लिए, जब परिवार बड़ा होता है तो उसको काम कारोबार और ज़्यादा चाहते हैं, तो वो अपनी तरक्की के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ से गया है। डर और खौफ में कोई पलायन नहीं यहाँ से हुआ है। डर और खौफ में कोई पलायन नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही नाहिद हसन की गिरफ्तारी हुई थी तब एक हवा चला दी गई थी कि नाहिद हसन का टिकट कटेगा, इकरा हसन उनकी जगह चुनावी मैदान में उतारी जाएंगी। कितनी दावों में सच्चाई है, क्योंकि कल लिस्ट सार्वजनिक हो गई है? हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि नाहिद हसन का टिकट समाजवादी पार्टी से माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया है और वो ही यहाँ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भाजपा जो है वो अपने झूठ और प्रचंडों से बाज आने वाली नहीं है। वो हिंदुस्तान को जिस तरीके से, जहां हमारा 2014 से पहले हिंदुस्तान की आर्थिक नीतियां और हिंदुस्तान में जो एक भाईचारा था उसको ख़त्म करने का काम 2021 तक लगातार आज भी 22 तक कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है और झूठ पे ही वो आज खड़ी है। और इस झूठ की बुनियाद को आने वाली 10 मार्च को कैराना की जनता वोट से जवाब देने का काम करेगी। कैराना की जनता वोट से जवाब देने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि 2022 का चुनाव है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हथियार है हिंदू और मुसलमान। उसी हिंदू और मुसलमान के चलते नाहिद हसन जो है सॉफ्ट टारगेट है, जिसकी वजह से टारगेट किया जा रहा है। ये तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि नाहिद हसन हुए, आजम खान हुए, ये सॉफ्ट टारगेट हैं और उनको जो वो यहाँ धार्मिक भावनाएं भड़का करके वोट लेने का काम करते हैं, ये काम इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा। और कैराना के अंदर तो मैं आपको बता दूं 2017 में जब इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पलायन वाली उठाई थी, तब भी कैराना की जनता ने मार्जिन से 22,500 के मार्जिन से नाहिद हसन को यहाँ से जिता करके भेजा था और जवाब देने का काम किया था कि कैराना से कोई पलायन नहीं हुआ है। तो नाहिद हसन के करीबी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो हवा मेन स्ट्रीम मीडिया में और जो हवा भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर कैराना के लिए अपनाने पर लगी हुई है, कितनी उनके दावों में सच्चाई है। 10 मार्च को कैराना की जनता हर एक झूठ का जवाब अपने वोटों से देगी।